जोहार, नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज फिर बिहार की बात में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी। राकेश जी, आपका स्वागत है। जी, बिहार की बात नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार पर चर्चा हो रही है और एक तरफ जब पूरा अ, दिल्ली का जो मीडिया है या बाकी लोग एकदम घोषणा कर चुके हैं कि आज नीतीश कुमार पलट जाएँगे, सुबह पलट जाएँगे। हमने पहले भी बात की थी कि सुबह नहीं पलटे तो दोपहर में कहा जाता है पलट जाएँगे, फिर रात में पलटेंगे। ये सब करते-करते बातें चल रही थी। नीतीश कुमार ने शनिवार और रविवार यानी आज इन 2 दिनों में 2 बार स्पष्ट कह दिया कि अब हम नहीं जा रहे हैं कहीं पर। नीतीश कुमार ने कल गोपालगंज में कहा और आज मुजफ्फरपुर में कहा और कहा कि 2 बार गलती से उन लोगों को हमने साथ जोड़ लिया। वो लोग कोई काम किया है क्या? बिहार में महिलाओं की स्थिति ऐसी थी क्या पहले? मैंने ही जीविका नाम दिया और हमारी पहल के बाद केंद्र ने भी जीविका दीदी नाम दिया गया। तो इसके पहले सनसनी फैलाई थी 2025 के पहले दिन, न्यू ईयर के पहले दिन जब लालू प्रसाद ने ये कह दिया था कि नीतीश आना चाहें तो उनका स्वागत होगा। और पिछले 24 घंटे में नीतीश कुमार लालू के ऑफर को 2 बार ठुकरा चुके हैं। इस बीच तरह-तरह की बातें हो चुकी हैं। एक उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं संजय राउत। संजय राउत ने कह दिया कि 10 सांसद जदयू के टूट जाएँगे। तो जिसको जो मन में आ रहा है सो बिहार की राजनीति का एक्सपर्ट बना हुआ है और हकीकत ये है कि बिहार में जो रहते हैं वो भी बिहार की राजनीति को आज तक अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। इतनी जटिल, इतनी कॉम्प्लेक्स राजनीति बिहार की होती है। लेकिन अभी चलन है, कोई भी आदमी कहीं का एक्सपर्ट बन जाता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो 24 घंटे में 2 बार ये बात कही। नीतीश कुमार ऐसे तो अमूमन चीज़ों को बहुत ठहर कर, सोच समझ कर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन 2 बार, एक बार प्रेस रिलीज़ जारी करके उन्होंने कहा, फिर एक बार आज उन्होंने जब बातें क्लियर की। सुशील मोदी का आज जन्म दिवस है, जयंती समारोह है, अमित शाह के आने की चर्चा है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार अब बिल्कुल साफ कह उन्होंने कह दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और 2 बार उनके साथ हमने गए, उस तरह से कह रहे हैं कि गलती की है। तो अब क्या बच जाता है बिहार की राजनीति? देखिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, तो ठीक है, सफाई दे रहे हैं तो बातें स्पष्ट हैं। अब क्या कहा जा सकता है? जब पलटना उनको है और जब वो कह रहे हैं कि हम नहीं पलटेंगे, तो जब पलटने वाला कह रहा है कि नहीं पलटेंगे, तो मानिए कि नहीं पलटेंगे। लेकिन जो उनका कुछ पिछला अपना इतिहास भी रहा है, तो वो पहली बार नहीं बोले हैं, इससे पहले भी बोले, आपने ही कहा, और उससे पहले भी कभी बोलते ही रहे हैं कि नहीं पलटेंगे। तो अपनी जरूरत के हिसाब से पलटते हैं, फिर तात्कालिक जो कारण होता है। तो अभी जो कारण बताए जा रहे थे, तो जो सफाई देने की स्थिति इसलिए बनी कि जो भाजपा की ओर से जो अमित शाह का जो कुछ बयान आया और तमाम बातें, और जब विश्लेषण होने लगा, तब भी तो नीतीश कुमार चुप ही थे, वो बोल नहीं रहे थे। ठीक है, मीडिया की बातें, तो जब लालू जी ने उनको आमंत्रण दे दिया नए साल की शुरुआत में, तब बातें आई कि नहीं भाई, कहीं कुछ तो बातें हैं, आधार है। तो विश्लेषण को एक अलग रास्ता मिला। तो अब नीतीश जी सफाई दे रहे हैं। तो सफाई देने के बाद तो यह बात मान लिया जाना चाहिए कि भाजपा में अमित शाह के बयान को लेकर जो असहज करने, नीतीश को असहज करने की स्थिति बनी थी, या फिर लालू जी ने आमंत्रण दिया था तो एक विकल्प दिखा था कि हम उधर चले जाएंगे। तो अब उसको, उनको कहीं नहीं जाना है, उन्होंने कह दिया। तो अब जो है करना क्या है, अब भी अगर कुछ असहज बातें होती है, लालू जी ने आमंत्रण दिया, नीतीश जी ने ठुकराया, आज तेजस्वी ने भी कहा कि वो तो भाई खुद रिटायर आदमी होके और रिटायर सबको लेकर के शासन वगैरह चला रहे, कुछ सही तरीके से चल नहीं रहा है जो बातें हो रही है, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया एक तरीके से। तो अभी भाजपा में है और अभी अगर विश्लेषण हो रहा है, तमाम कुछ बातें हो रही है, जब यकीन मानिए कि ये जो चर्चा है नीतीश जी को पलटी मारने की, वो पलटने बिल्कुल। को तैयार नहीं है, लेकिन कोई ना कोई है जो चाहता है कि नीतीश जी पलटी मारे। नहीं समझ रहे, अब कौन हो सकता है? मीडिया में जब बातें आ रही है, तो बेसिर पर की तो बातें नहीं, तर्क तो दी जा रही है ना कहीं से कुछ भी आधार जोड़ा जा रहा है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन अब एक आधार बनता है सर कि नीतीश जी ने तमाम अटकलों को विराम दिया, तो अब इसको विराम देना है अब भाजपा को, क्योंकि भाजपा अमित शाह के बयान के बाद जो हरियाणा से बातें आई,
ठीक है, माना गया कि उनकी अगुवाई में चुनाव होगा, तमाम चीजें होगी, लेकिन भाजपा ने अब तक यह घोषणा नहीं की है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चुनाव बाद की जो स्थिति है, जो हम लोगों ने भी चर्चा में कहा था कि अब नीतीश जो करेंगे, वो जो कुछ होना है चुनाव बाद ही होना है, और करना भी है भाजपा को करना है, नीतीश जी को कुछ नहीं करना है। तो चर्चा को जो बल मिल रहा है, अभी आपने कहा कि शिवसेना वाले जो होते हैं, जो उद्धव गुट के, जो उन्होंने कह दिया, तो उन्होंने कह दिया तो ठीक है, उनका अनुभव है। अब वो तो माने कहते हैं ना, दूध जले हुए हैं तो मट्ठा फूक करके पीना, उनका जो हाल महाराष्ट्र में नीतीश जी ने, मोदी जी ने किया है, तो उनका तो अनुभव है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि बिहार और महाराष्ट्र में बहुत फर्क है, जिस तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र में फर्क था। नहीं तो तमाम 5 साल से लगे लगे भाजपा कुछ नहीं कर पाई, और फिर पूरी ताकत लगा के परिणाम अपने अनुकूल झारखंड में क्यों नहीं कर लिया? महाराष्ट्र में इसलिए कर लिया कि वह हर जगह विभीषण बैठे हुए थे, पलटने वाले लोग बैठे हुए थे। लेकिन नीतीश जी तो उलटते पलटते ही रहे हैं, उनका नाम ही पलटू राम है। बावजूद इसके अब तक उनको कौन लोग छोड़ के गए हैं और कहाँ गए हैं, और जो गए भी हैं वो लौट के ही आए हैं। और अगर कोई भाग जाएंगे अभी तत्काल वर्तमान में, चुनाव बाद तो हम कह ही रहे हैं कि चुनाव बाद भी क्या हो सकता है, नीतीश की चिंता वहां है। लेकिन अभी अगर भाग के भी जाएंगे तो क्या करेंगे, कौन लोग क्या कर लेंगे? जिनको भागना है, तो अगर इनके 12 सांसद भाग भी गए, मान लिया टोटल के टोटल चले गए मोदी जी के पास, जो एक संभावना है, एक चर्चा है, नीतीश के करीबी लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश जी के बारे में जो ये अफवाह फैलाई जा रही है और नीतीश जी को उकसाने वाला जो कुछ मामला हो रहा है, वो नीतीश जी के आजू बाजू के लोग हैं, और जो चिन्हित किए जा रहे हैं वो भी हैं, 100% हैं, कोई 50 हैं, कोई 75 है। जैसे खुले तौर पर नाम लीजिएगा तो वो नाम ललन सिंह का एक लिया जा रहा है, एक नाम लिया जा रहा है आपको इधर से अशोक चौधरी का भी नाम, अशोक चौधरी भी नाम, उनका भी नाम लिया जा रहा है, और संजय झा का भी नाम लिया जा रहा है। आधार यह बताया जा रहा है कि संजय झा तो खाटी तो नीतीश भक्त है नहीं, उनका कहीं से आना हुआ है, पलायन हुआ है, तो भाजपा से वो संतुलन बैठाते हैं। भाजपा के खेमे में रहे हैं, अरुण जेटली के पीए हुआ करते थे, तो सब वही तो पता है। तो मालूम है। तो अब एक विश्लेषण यह हो रहा है कि भाजपा में चुकी रहे हुए हैं, जड़े वहां है, तो उनको जड़े बार बार खींच रही है पुराना घर। लेकिन नीतीश जी जो उनको लाए थे, तो उनको किस भूमिका के लाए, किस लिए लाए थे? कि वो जदयू और भाजपा के बीच कड़ी का काम करेंगे, हमको जो कुछ संदेश देना होगा जाकर के उनको सुनाएंगे। तो ठीक है, महत्वाकांक्षा है तो हो सकते हैं वो कमजोर कड़ी साबित हो गए, मान लिया। लेकिन नीतीश जी उनको देख रहे हैं कि नहीं, वो हमारी कमजोर कड़ी नहीं है, वो हमारा सूत्र है, उसे तू का काम कर रहे हैं। दूसरा आ रहा है ललन सिंह का, तो ललन सिंह तब से है जब नीतीश कुमार अकेले संघर्ष कर रहे थे, उस दौर से है। ठीक है, उनसे मतभेद मनभेद हुआ, वो अलग भी गए, फिर आए भी, उनको जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया था, तमाम बातें हुई थी। उनकी जो भूमिका नीतीश के साथ है राजनीति साधने में, तो एक है, ठीक है कि बाहर एक बार चले गए थे, तो उस आधार पर कहा जा रहा है कि वो भी कमजोर कड़ी हो जाएंगे। तो एक विश्लेषण इस रूप में है। दूसरा, अशोक चौधरी का इसलिए कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी की भी कहीं कोई निष्ठा नहीं है, वो भी भटके सिपाही जहां तहां घूमते रहते हैं। पिताजी कांग्रेस में थे, खुद कांग्रेस में थे, राबड़ी जी के राज में तो जेल मंत्री थे। वहां जो सियासत होती है, जिस इलाके से वो आते हैं, वहां उनकी सियासत पहले पिताजी की सियासत रही है भूमिहारों के साथ, सवर्णों के साथ, खुले तौर से भूमिहार के साथ, जो महावीर चौधरी थे, तो उनके साथ रही। जब लालू राज आया और वहां जो फिर खेमेबंदी अगड़े पिछड़े की हुई, और जो कांग्रेस का अवसान हुआ, और जब फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस की ही तो लाश पर लालू जी खड़े हुए, और फिर लेकिन वही कांग्रेस उनका सहारा बनी। तो फिर घालमेल हुआ, तो अशोक चौधरी कांग्रेस कोटे से मंत्री बने थे, कारा मंत्री बने थे। वहां फिर जब तनाव हुआ, उसमें राजो सिंह वगैरह की हत्या हो गई, उनका नाम आया, सब कुछ हो गया। तो बाद के दिनों में वो राजद से भी निकल गए। अब चल लिए नीतीश जी के यहाँ, जब लालू जी कमजोर हुए, उनको देने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि सत्ता का मामला है, वो सत्ता के साथ रहेंगे, उनका पुराना चल रहा है। पिताजी भी सत्ता के थे तो दल बदलू नहीं थे,
तो इनका अपना समय के साथ हुआ कि कांग्रेस है ही नहीं है, लालू जी के साथ गए तो वहां भी नहीं हो रहा है, तो चलो अभी नीतीश जी के माध्यम से चलते हैं। तो यहाँ आए, अभी उनकी स्थिति क्या है कि उनका चुनाव क्षेत्र भी गायब है। वो नेतागिरी तो करते हैं, वो अपने को साबित करते हैं कि हम बहुत सब शक्तिमान है, मेरी स्वीकारता का दायरा पूरे बिहार में है, जिस बिरादरी से आते हैं वो पासी बिरादरी के हैं, तो उस हिसाब से मान लीजिए। लेकिन जिस तरीके से नीतीश जी अब बिना चुनाव लड़े अपना मुख्यमंत्री लगातार बनते रहते, नीतीश जी को भी याद नहीं होगा कि कब चुनाव लड़े हैं विधानसभा का। तो अशोक चौधरी जी उसी कतार में है, उनको एमएलसी बना के रखे हुए हैं, मंत्री भी रखे हुए हैं, उनको इतनी तक छूट दिए हुए हैं कि उनकी पुत्री को चिराग पासवान के पार्टी में समायोजित किया, सांसद बनाया। अब उनकी महत्वाकांक्षी है कि उनके दामाद हैं, उनको भी हम उम्मीदवारी दिलाएं, तमाम चीजें हो, वो भी बने, विधायक बने। साइन कुणाल है, किशोर कुणाल के लड़के होते हैं, उनकी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और चूंकि परिवार के गार्जियन है, उनके दामाद हैं तो हैं, गार्जियन है तो उनका भी भविष्य बेहतर बनाने को देख रहे हैं। अब वहां उनको जदयू में काट छाट करनी है। वहां से जो जदयू का आधार वोट है, भले भाजपा का सवर्ण वोटर है, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन नीतीश जी के साथ भी लोग जो हैं पुराने लोग, तो अभी राजो सिंह के परिवार, उनके पोते जो हैं वहां विधायक होते हैं बड़बीघा से, और बड़बीघा सीट झटक के इनको साइन कुणाल को देना है। तो एक विकल्प हो कि नीतीश जी चुप रहे तो भाजपा से भी दिलाते, कोई बात नहीं है, उनका किशोर कुणाल की तो सब जगह स्वीकारता है, भाजपा में भी स्वीकारता थी। तो अब वो चले जाएंगे तो वो मान लीजिए कि कमजोर कड़ी हो सकते हैं, चूंकि उनकी है। लेकिन ललन सिंह को अभी तत्काल करना, ललन सिंह तो केंद्रीय मंत्री बने ही हुए हैं, अगर चले भी जाएंगे तो क्या पालेंगे, नहीं पालेंगे। पिछली चर्चा में हम कहे थे कि नीतीश जी को अब कुछ करना नहीं है, नीतीश जी को ठीक है, आप बैरियर लगाएंगे, उनको कुछ नहीं करने देंगे, उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बने रहने देंगे, तो क्या करेंगे? तो चुनाव होगा, आप भी नहीं न बनिएगा, आप कहां से बनिएगा? आप तोड़ करके भी इनका ले जाके कैसे बन लीजिएगा, क्या बन लीजिएगा? तो जल्द चुनाव हो जाएगा। तो नीतीश कुमार तो चाहते ही हैं, और नीतीश कुमार ठीक है खो ही जाएंगे, तो आप जब उनको चुनाव बाद भी धकियाइएगा ही, आपकी योजना है जैसी, जो खुली किताब है, जिसको नीतीश भी समझ रहे हैं, तो धकिया दीजिए, उनको जाना ही है। तो नीतीश भी अपना देखेंगे ना, जो संभावना है तमाम चीजें। इसलिए नीतीश बहुत इत्मीनान है, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं कही जाएंगे। नीतीश को करना सिर्फ अब इतना है कि वो है यहाँ, अमित शाह बोले या नरेंद्र मोदी बोल दें कि भैया आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और फिर जो सीट का मसला है, वो सीट जो है भाजपा जो चाह रही है कि हम 100 पर लड़ जाएं, बचे 43 सीट, उसमें सबसे ज्यादा चिराग को दे दें, मांझी जी को 5 सीट दे दें, 4 सीट दे दें, इधर कुशवाहा जी को दे के निपटा दें। और तीसरा, अगर जो साथ में रहते हुए जो उस समय चिराग पासवान से काम लिए थे, तो इधर आपका अभी तो खुली किताब आ रहा है कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं, भाजपा चाह रही है कि कुछ नहीं हो तो उनको भी 20-25 सीट आ जाए अगर किसी रूप में, तो हम उनके साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, उनको धकिया देंगे। अब नीतीश जी हैं कि पिछले दिनों भी चर्चा में कहे थे कि 120 सीट कम से कम चाहते ही चाहते हैं। अब नई खबर यह आ रही है कि अब उन्होंने भी डिमांड बढ़ा दिया कि भाई हम पलटू है ये हैं, और उधर दरवाजा खुला ही हुआ है, और वो ऑफर ठुकरा करके हम आप अगर आपके साथ रह रहे हैं, बार बार 1-2 दिन में 2 बार कह दिए कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, और आपको अगर लगता है कि हमारी जरूरत आपको है, तो अब हमको 135 सीट दे दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, जो हमको आश्वस्ति हो कि हमारे साथ आप सिंधे वाला हाल नहीं करिएगा। क्योंकि एक पैमाना बनाए हुए हैं, अब तक अच्छी नहीं बह गई, हम भले हमको चिराग के कारण अपने थोड़ा कद छोटा भी कर दिया, बावजूद इसके सम्मान दिया, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब हमको उधार का सम्मान नहीं चाहिए। कुल मिला के यहाँ ले दे के यही हो रहा है, और भाजपा को भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो भी चुनाव से पहले भगाना नहीं चाहती है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी जिस तरीके से करते जा रहा है ना, वो शुरू से आए और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो जहां जिस रूप में दिख रहे हैं, तो भाजपा को भी लग रहा है कि अरे भले कभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मददगार रहे हो कि नहीं रहे हो, लेकिन अभी बिहार के राजनीति में बहुत कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अभी अगर तत्काल हम जोखिम लें कि चिराग की तरह काम कर देंगे इस चुनाव में, तो फिर ये भी खतरा बहुत माने गड़बड़ हो जाएगा। और अगर उधर वो करेंगे तो नीतीश जी भी, अब तो सामने आ गई तमाम चीजें, उस समय नीतीश जी को समझने में देर हुई थी, लेकिन अभी तो साफ है। तो अभी लालू जी भी हैं, तमाम चीजें हैं, और कई कई मुद्दे हैं जो
उनको असहज करता है और भाजपा को भी करता है। तो इस तरीके से बातें बढ़ रही है जी। दूसरा ये है कि भाजपा के पास कोई चेहरा भी नहीं है फिलहाल, जिसको आगे करके वो चुनाव लड़ जाए। अगर नीतीश अलग हो जाते हैं या भाजपा नीतीश के मुकाबले पीके को भी खड़ा करती है या चिराग को भी खड़ा करती है, नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है और करीब 16% वोट जैसा बताया जाता है कि उनके पास ईबीसी है, महादलित मिला के सब मिला जुला के 16% वोट नीतीश कुमार के साथ है। वो जिधर जाते हैं वोट बैंक उसकी उनकी तरफ जाता है, उनके कहीं आने जाने से वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जहां रहेंगे उनका वोट बैंक वहां रहेगा। तो भाजपा आखिर क्यों खोना चाहेगी? लेकिन क्या नीतीश को 135 सीटों की जैसी मांग कर रहे हैं वो मिलेगा? दूसरा, तेजस्वी का आज एक बयान आया है। तेजस्वी ने कहा है, उनके वैनिटी वैन को लेकर उन्होंने कहा था कि ये तो एक्टर यूज करते हैं, और आज उन्होंने कहा कि इसका डायरेक्टर कौन है ये भी मुझे पता है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो कहा था कि अमित शाह के कहने पर ही प्रशांत किशोर को उन्होंने जदयू में जगह दी थी। तो एक तरह से तेजस्वी ये कहना चाह रहे हैं कि पीके भी बीजेपी के ही लाए हुए हैं, उन्हीं के इशारे पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। तो जहां एक बार एक नीतीश कुमार एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे पलटने की संभावना नहीं है, वे कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, तो अब हमला जो है नीतीश कुमार से शिफ्ट होकर प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है। ये तेजस्वी की कोई चाल है या सीधा उन पर आरोप लगाकर क्या करना चाहते हैं? क्योंकि पीके तो कोई चुनावी फैक्टर फिलहाल बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इससे प्रशांत किशोर को जरूर कुछ चर्चा मिल जाएगी। उन्होंने कहा भी है कि आप आइए, आंदोलन की कमान ले लीजिए, हम आपको पीछे से सहयोग कर देंगे। आप बड़े नेता हैं, आप और कांग्रेस चलाइए इस आंदोलन के, छात्रों के आंदोलन को, हम पीछे से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए सर, बातें बहुत स्पष्ट है। नीतीश कुमार की सियासत शुरू से देखिए तो नीतीश कुमार को जल्दीबाजी में कुछ नहीं मिला। जो कहा जाता है ना कि लालू जी हैं तो जेपी आंदोलन, ये लोग मूल तो जेपी के टीम के आदमी है नहीं, ये लोग बाद में जुड़े थे। छात्र राजनीति ये लोग पहले से करते रहे थे। लोग जो कह रहा है कि जेपी के चेले थे, ये लोग जेपी के असली चेले हैं भी नहीं है। जेपी के असली चेले कौन कौन है वो कहीं मुख्यधारा में दिखते नहीं है, तमाम चीजें हैं। तो ये लोग ठीक है पार्टी के साथ जुड़े थे, आंदोलन के साथ जुड़ गए तो ताकत मिल गई। तो ये लोग रामविलास पासवान हो, रामविलास पासवान तो पहले ही विधायक बन गए थे, ये लालू जी बने। लेकिन नीतीश कुमार तो कहां सफल हुए थे? पहले बार तो उस समय जो चुनाव हुआ उसमें सफल नहीं हुए, आके तो 85 में सफल हुए, विधायक के रूप में इनकी यात्रा शुरू और धीरे धीरे बढ़े। और एक बात है कि जो समझौते का मामला होता है तो बहुत देर तक समझौता नहीं किया। अगर वो लालू जी के साथ भी थे, बीपी सिंह की अगुवाई में जो आया तमाम, और मंडल आयोग की सिफारिशें हुई, जो भी बातें बढ़ी, शरद यादव हो, जो सब लोग हो, रामविलास हो, लेकिन उन्होंने तो बहुत जल्दी राहें अलग कर ली। 1994 में अलग हो गए, लोग समता पार्टी बना लिया, जॉर्ज वगैरह जो है तमाम चीजें हो गए। शरद यादव फिर भी दोनों तरफ साध रहे थे, क्योंकि शरद यादव भले बहुत बड़े समाजवादी चेहरे हो, लेकिन जमीन तो बिहार की रही। बिहार ने तो बहुत लोगों को पनाह दिया है। जो नेता देश भर के माने जाते रहे हैं, लेकिन शरण स्थली उनकी बिहार रही है। तो शरद पवार, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब वर्तमान नाम है, उनसे पुराने भी कई कई नाम है जो सहरसा वगैरह से जीते थे, मधेपुरा वगैरह से। तो नीतीश ने राह जुदा की, अपनी जमीन बनाई। उस समय भी कहा गया था कि इतनी धारा बह रही है, नहीं तो मंडल की धारा है, कमंडल की धारा है। पहली बार नीतीश जी को कितनी 6 सीटें आई थी, 6 सीटें भी कहां आई, नालंदा में आ गई। मान लिया गया कि कुर्मी कुर्मी की पार्टी थी, कोयरी को भी पूरा नहीं माना गया। उसके बाद जो कुर्मी राजनीति, कोयरी कुर्मी लव कुश की राजनीति शुरू हुई, उस जो खड़ा हुआ, वहां लव कुश की राजनीति खड़ा करने वाले कौन लोग थे? आज के तारीख में तो हाशिए पर चले। मीडिया में जो विश्लेषण होता है सर, ये तुरंत हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि किस रूप में हो रहा है। लव कुश खड़ा करने वाले सतीश कुमार थे, जो सतीश कुमार सीपीआई के विधायक थे, जो लालू के साथ सीपीआई हुई उस समय, और उसका जो हो गया खंड खंड विखंड हो गया, तो सतीश कुमार भी सत्ता में बह चले, उधर निकल गए। उनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो जाति की सियासत करने लगे। तो वो आके कुर्मी कुड़ी का अपना सम्मेलन करवाए थे ये लोग मिल करके। लालू जी ने नीतीश को भेजा, अलग अलग पार्टी में रहते हुए, कहा कि भैया निकल लो, उधर जाओ अभी, क्योंकि हम लोग जो राजनीति करते हैं वही धारा है। आज अगर ये हाथ निकल गया तो हमारे तुमसे अलग भी एक तीसरी धारा खड़ी हो जाएगी, जो हमारी पिछड़ेवाद की धारा है, तो उसमें सिंध हमारी हो जाएगी।
हम लोग बाद में निपट लेंगे, चलो उधर मजबूत बन। आधा जब सम्मेलन हो गया था तब वहां नीतीश कुमार गए थे और नाम फिर नीतीश कुमार का हो गया, क्योंकि वो लालू से अलग होके लड़ रहे थे, लोगों को दिख रहा था, और भाजपा वगैरह ने भी वहां हमला शुरू कर दिया उस समय। तो इस तरीके से बातें हुई और फिर बाद के दिनों में तो भाजपा से भी जुड़ गए, तमाम चीज हो गई, बातें बढ़ते रही, सब कहीं ना कहीं असहज समझौता किया। लेकिन नीतीश कुमार आज के तारीख में भी सांप्रदायिकता की जो बात है उस धुरी पर संतुलन बना के तो खड़े हैं। लालू जी का माई समीकरण है, वो फैलाने की कोशिश किए, नहीं हुआ, उनके पुत्र ने भी किया। तो ये मुस्लिम यादव हैं, तो जाति की राजनीति के खांचे में बांधिएगा तो एक मजबूत आधार स्तंभ हो जाता है माई समीकरण उनका मिलकर के बड़ा। उसके बाद क्या, चिराग पासवान है तो पासवान के नेता, माझी जी माझी के नेता, कोई कहीं के नेता कोई कहीं के नेता। भाजपा जो है वो मान लेती है कि हम सवर्ण भी हैं, कुछ बनिया भी हैं, कुछ हैं। लेकिन अगर यही मान लिया जाए कि जाति के आधार पर ही चेहरे हैं, तो नीतीश कुमार की जाति की आबादी कितनी है? अभी सर्वेक्षण आया, पूर्वी बिहार में कितना है, और भूमिहारों वाली स्थिति में है वहां पर। और फिर भी इनके पास, आप ही कहा कि 16% वोट है, अगर उनके पास बुरे बुरे हालत में था, जब वो हार उड़ भी गए थे ना, बीच में बहुत बुरी स्थिति हुई, तब भी उनके पास वोट था। वो कौन वोट है? तो नीतीश सबके हैं तो सबका वोट है। उनको भूमिहार भी वोट दे रहा है, उनको मुसलमान भी वोट दे रहा है, उनको यादव का भी वोट दे रहा है। और भाजपा को एक बात भूलने की जरूरत नहीं है, तेजस्वी की बात बहुत आसानी से नहीं समझ में आती है। लालू जी अगर सगुफा भी मान लीजिए कि उन्होंने न्योता दे दिया था कि चलो कुछ बोल देते हैं तो कुछ बातें होगी, कुछ मैसेज जाएगा, संकेत जाएगा, समझने की बात है कि भाजपा नीतीश के बगैर जो ताकत है, जो सीमित ताकत है, वो कुछ भी करके नीतीश आउट जरूर हो जाएंगे। लेकिन नीतीश का जो वोटर है, जो 16% की जो कह रहे हैं, कम से कम न्यूनतम जो उनकी ताकत है, वो भाजपा में नहीं चला जाएगा। वो फिर अगर भागेगा तो फिर नया विकल्प भाजपा के सामने खोजेगा, और भाजपा के सामने अगर वहां लालू जी की पार्टी खड़ी मिल जाएगी तो सीधी लड़ाई हो जाएगी। तो फिर भाजपा को वहां होगा, जो भी सेहत सुधरेगी लालू जी की ज्यादा सुधर जाएगी भाजपा की बनिस्पत। तो थोड़ा इस तरीके से भी वहां टकराव होगा। तो लालू जी इस तरीके से सगुफा छोड़ते हैं, वो बताना चाहते। और ऐसा होता है, पिछली बार जो है अगर वोट शिफ्ट हो गया चिराग पासवान में, जो पिछले बार हुआ था, जो नीतीश कुमार के उम्मीदवार हारे थे, जो 47 में सिमट गए, तो आखिर जब शिफ्ट हो गया चिराग पासवान में वोट, तो उम्मीदवार राजद के कैसे जीत गए? ज्यादा, बहुत से बहुत। समझना यह होगा कि वहां जो वोटर था, जो समझ रहा था कि नीतीश जी अब हार जाएंगे चिराग पासवान की वजह से, अगर हम भाजपा के साथ जाते रहते हैं, इनको वोट देते हैं, तुरंत खिसक के जाके लालू जी के उम्मीदवार के साथ हो लिया कि चलो, अरे पिछड़ा पिछड़ा है ना, हमारे नेता को कमजोर कर रहा है। वहां दिमाग यह होता है। तो भाजपा को नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश भले जो भी चादर उधर ओढ़ लिए हो तरह तरह के, लेकिन हैं वो पिछड़े ही के नेता। इसका फायदा बीजेपी को भी मिलता है, क्योंकि सेकुलर छवि है, और इतने लंबे समय से नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से रहे हैं और मोदी के समय भी है। लेकिन नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि पर कोई दाग नहीं लगा है, और उनकी सेक्युलर छवि और ईमानदारी दोनों पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया है। तमाम कोशिशें हुई नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के दायरे में लाने की भी, उनकी भी कुंडली खंगाली। ऐसी नहीं है कि ये जो दोनों गुजराती भाई हैं, इनकी कुंडली उन्होंने नहीं खंगाली होगी, इन्होंने नीतीश कुमार की भी कुंडली खंगाली। कुल मिलाकर नीतीश के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग भी नहीं लगा सकता है, और उनकी धर्मनिरपेक्ष सेकुलर छवि है, उस पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए भाजपा को इस छवि का और नीतीश कुमार का लाभ भी मिलता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी अगर चिराग पासवान या जीतन राम मांझी के भरोसे या प्रशांत किशोर के भरोसे उतरेगी, तो उसको वही सफलता मिलेगी जो नीतीश कुमार के साथ रहते हुए मिलती है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि एक नीतीश के रहते कई चीज भाजपा की आसानी से साध ली जाती है। सवर्ण ठीक है, हो जाएगा। जो लालू से खार खाया बैठा है, या जो भी मंडल कमीशन का भी याद है, भले लोग भूल गए, नेता लोग भूल गया, सब एक दूसरे में समाहित हो गया, लेकिन वोटर नहीं भूला है। कुछ तबका है जो उस समय विद्वेष की आग लगी थी, अब यह नेता लोगों का सबका मन बदल गया, सब शुद्ध हो गए, इधर उधर हो गए कि अरे क्यों लड़ना है भैया। लेकिन जनता जो है जमीन पर जो है
तो लालू जी को कमजोर करने के लिए, उनके वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए भाजपा के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ने जो प्रयोग किए, भैया आपको दलित को साधने के लिए मांझी जी को भी साथ रखना मजबूरी है, साधना जरूरी है, आपको चिराग पासवान को भी साधना जरूरी है। चिराग पासवान भी इसलिए आपके साथ हैं कि वो देख रहे हैं कि आपके कारण सवर्ण का भी मेरा कुछ वोट आ जा रहा है, कुछ नीतीश जी का भी वोट आ जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी। लेकिन नीतीश जी जब खिसक जाएंगे तो विभिन्न जाति समूहों का वोट जाएगा, तो फिर आपके साथ ही चिराग और मांझी जी और कुशवाहा जी रह के कितना कुछ कर लेंगे। एक बात है, तो उन्होंने खड़ा किया अति पिछड़ा जो था उसको उन्होंने वहां से खींचा अति पिछड़ा करके, फिर महादलित किया, दलित जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे उनको फिर करके महादलित बनाया, महादलित आयोग वगैरह का भी गठन किया, जमीन पर महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, पंचायत के स्तर पर जो आरक्षण वगैरह दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर जाति गणना को लेकर जो तमाम बातें की, सब कुछ किया, फिर जो आरक्षण का जो है सीमा बढ़ाया, दायरा बढ़ाया, भले वहां चला गया, अटक गया, कोर्ट का मामला था, क्योंकि था संवैधानिक कसौटी पर खड़ा नहीं हो रहा था तो उनको गया। लेकिन जिन तर्कों को संदेश देने की कोशिश की, अगर कुछ निर्णय उनके हैं जो भाजपा असहमत होती हो भी साहब असहमति तो जता नहीं पाई खुले तौर पर। आप जाति गणना के विरोधी थे तो फिर श्रेय लेने की होड़ में आप ही शामिल थे। वो जो प्रस्ताव भी विधानसभा में पारित हुआ था तो भाजपा ही कहती है कि अरे हमारे साथ थे तब पारित हुआ था। गिनती के खिलाफ जो भी आज अगर नीतीश चले जाएंगे तो उस सब कारण से जो वोट का कुछ जुड़ाव है वो सीधे तौर पर कहां जाएगा। वो समूह जब देख लेगा कि नीतीश हमारे कमजोर हो गए, भाजपा ने इनके साथ छल कर दिया, अब ये चौराहे पर खड़े हो गए हैं, अब इनको हमारे साथ रहने से भी अकेले से कुछ ताकत नहीं मिल सकती है, तो वो कहां जाएगा, विकल्प तलाशेगा तो किधर जाएगा, जाएगा लालू जी की ओर जाएगा। इसीलिए तो लालू जी ने अपना कह दिया, सब बड़े वोट बैंक को संदेश दिया कि भैया अगर नीतीश जी के साथ कुछ अहित होता है तो आप लोग ये ना कहिएगा कि हम कसूरवार है, हम तो दरवाजा खोल के यहाँ बैठे हुए थे, अब नीतीश जी ही मना कर रहे हैं या भाजपा वाला उनको नहीं आने दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। इस रूप में बहुत बड़ा संदेश है और लालू जी अभी भी चाहते हैं कि आ जाए। भाजपा तो तेजस्वी को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तेजस्वी को इसलिए यह बात समझ में आ रही है, लेकिन वो जो है ना कि होता है ना समानांतर व्यवस्था कायम करके रखना, कि अगर यह भी तो संदेश जा रहा है ना कि लालू जी जिस तरीके से दरवाजे खोल दिए, मतलब यह एक संकेत तो गया ना कि लालू जी चाहते हैं कि नीतीश जी हमारे साथ आ जाए, मतलब उनको कहीं ना कहीं अपने ताकत पर पूरा भरोसा नहीं है। नहीं तो लालू जी तो बहुत जोर शोर से बोलने वाले लोग रहे हैं, तमाम चीजें, वो दोस्त क्यों खोज रहे हैं, मतलब वो भीतर से कमजोर है, जो संदेश जा रहा है। और चिराग तेजस्वी तो कर रहे थे कि अब हम माई वाले लोग नहीं है, हम तो ए टू जेड वाले लोग हैं, सबको साध रहे हैं, और हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, इतने को नौकरी दिलाए हैं। तो अभी राजनीति में तो कुछ भी संभव है ना सर। हम लालू जी ने दरवाजा खोला, तेजस्वी ने बंद किया, भाजपा ने खोला, फिर खोला, नीतीश जी कहीं नहीं पलटेंगे, फिर पलटेंगे, ये सब तो होता रहा है ना। तो इस रूप में है कि एक वैकल्पिक संदेश समानांतर चलता रहे, जो होगा फिर कर लेंगे। राजनीति में क्या है, बातें तो तुरंत भूल जाते हैं लोग, तमाम चीजें हो जाती है। इस रूप में वो समझ जरूर रहे हैं, इसीलिए तो फिर भरोसे तो टिके नहीं है ना। नीतीश जी भी तो अपने अभियान पर निकले हुए हैं, कल क्या होगा नहीं होगा उनका अभियान चल रहा है, अपने तरीके से चल रहा है। तेजस्वी भी अभियान पर निकले हुए हैं, वो भी तो जनता दर्शन कर रहे हैं, उनकी भी तो चुनावी तैयारी हो रही है। और वोट बैंक का जो जमीन पर समीकरण है सर, एक बात जान लीजिए कि भाजपा का वोटर या उनके साथ जो भी आने के लिए तैयार होंगे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जदयू के लोग हैं, वो यकीन मानिए कि अशोक चौधरी जैसे लोग हो जाए जिनको अपना सिर्फ कुनवा दिखता है व्यक्तिगत, वो तो चले जाएंगे, लेकिन जिनको बड़ी राजनीति करनी है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वोट जो है वो वोट जो भाजपा का है वो तो रहेगा, लेकिन जो नीतीश के साथ जो वोट है वो कहीं नहीं जाएगा, उसको जाना होगा तो भाजपा के विरोध में ही जाएगा, इस तरीके से जाएगी। इसको मानने की जरूरत है। कई कई परिणाम सर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना चाहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेराबंदी क्यों नहीं हुई,
घेरने का ऐसा नहीं है। भाजपा ने जो जो तीन तिक्रम किए हैं इस देश में सत्ता के लिए, वो खुली किताब है। नीतीश को आप भागलपुर का जो घोटाला हुआ था, वहां जो एनजीओ था, उसको लेकर के भी जांच पड़ताल की बातें हुई, सीबीआई तक हुई, उसके करता धरता जेल गए, सब कुछ हुए। नाम तो आ रहा था कि नीतीश जी ने क्या ये अधिकारी थे जो वहां उन्होंने कर दिया, बैंक से अटैच वगैरह किया और वो कर्ज वगैरह देने लगी, पूंजीपति लोग एनजीओ से पैसा लेके व्यापार करने लगे, बड़ी बड़ी चीजें हो गई। लेकिन वहां और भी तो लोग थे, खुली किताब है, सत्ता से लोग थे, जाके वहां तो शाहनवाज हुसैन उनके कार्यक्रम में गए, गिरिराज सिंह गए, कौन कौन नहीं गए। तो बातें स्पष्ट होने लगी। वहां अश्विनी चौबे गए हुए थे। तो होती है कि भाई अगर वो भ्रष्टाचारी है तो आप उस भ्रष्टाचार के मंदिर में जा रहे थे तो आप पूजा करने जा रहे थे, साफ मन से। नीतीश कुमार जा रहे थे तो क्या हो, मतलब चोरी करने, मंदिर के दान पात्रों से पैसा चुराने जा रहे थे। जांच हुई, कहाँ गई, बातें आती हो गई। इसके अलावा घेराबंदी तो बहुत दूर का छोड़ दीजिए, तो जो खासम खास हैं नीतीश के, जो भूमिहार बिरादरी से आते विजय चौधरी के साले के यहाँ भी तो दबिश हुई थी, वहां भी तो छापामारी हुआ, बहुत पैसा निकला। जिस समय गिरिराज सिंह के यहाँ पैसा निकला तो कह दिए उनको पता नहीं कि कहाँ से पैसा आया है। तो ये सब जो खेला हुआ है, तो ये सब तो खुली किताब है ना। तो भ्रष्टाचार की बातें उन पर करने से पहले सोचा। और आज देखिए ना, प्रशांत किशोर की ही बात हो रही थी, जो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आपने बताया कि उन्होंने कहा कि एक्टर प्रोड्यूसर वाला जो कहा, जो बैन वगैरह, अभी तो नीतीश कुमार शांति से तो बैठे नहीं। आप भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगा रहे तो नीतीश कुमार की भी एजेंसी है ना। तो आज जो मोतिहारी में छापा पड़ा, किसके यहाँ, बिहार का जो अपराध इकाई है, किसके यहाँ छापामारी की है? वो तो जनसुराज से ही जुड़े लोग हैं, जिनके यहाँ पटना में कल बेउर जेल में छापामारी हुई, जो जेल अधीक्षक थे, वो मोतिहारी में जेल अधीक्षक थे। इनकम आय से अधिक संपत्ति पकड़ी गई थी, छापे पर छापे। और उनसे जो रिश्ते थे, जो वहां से टिकट चाह रहे थे, क्षेत्र का नाम हमको पूरा याद नहीं आ रहा है, संभवतः चनपटिया कहीं से, वो टिकट चाह रहे थे, उनके यहाँ छापेमारी हो गई। तो हो रही है ना, सब एक दूसरे का नकाम नकेल कस रहे हैं। तो इस दिशा में जा रही है बातें। और प्रशांत किशोर का तो हो गया ना, वो तो बुलाएंगे ही कि आइए धरना दीजिए, अनशन करिए। अब उनको तो अब खुद अपना धरना अनशन खत्म करने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वो जिस तरीके से गए थे राजनीति करने, तो राजनीति तो इतनी हल्की चीज नहीं ना होती है। ठीक है, वो आज तक डायरेक्शन करते रहे। वो जो तेजस्वी भी है तो ऐसा तो नहीं, नए जमाने के लोग हैं, वो कहीं उपमा भी देते हैं तो कुछ कहते हैं। तो यहाँ जो प्रशांत किशोर है, अब तक तो डायरेक्शन देते रहे हैं, रणनीतिकार रहे हैं। किसी पार्टी में चले गए, उनको बताया कि यहाँ उम्मीदवार दे दो, वहां लड़ा दो, ये डायलॉग मारो, ये नारा दो। अब जब खुद चल गए हैं नेता बनने, माने एक्टिंग करने के लिए, तो अब जो एक्टिंग डायरेक्टर सब अपने बन जाएंगे। तो जो उनका हाल हो रहा है, अब बैठा दिया उनको सब मिल के अनशन पर। जेपी आंदोलन फिर से हो जाएगा, सपना दिखा दे रहा है। तो अब आज के तारीख में क्या हो रहा है, टोटल खुली किताब है कि वो आंदोलन पर कौन छात्र बैठा हुआ है, कौन कौन है, क्या वो सूची है, वो जारी करेंगे 50 लोगों का कि ये 50 छात्र मेरे पास है। तमाम जनसुराज से जुड़े लोग हैं, तमाम चेहरे हैं। एक बड़ा अच्छा लेख लिखा है सिराज अनवर साहब ने, समय मंथन के ग्रुप एडिटर है। उन्होंने लिखा है कि 4 दिन में प्रशांत 40 लोगों की संख्या नहीं बढ़ा पाए, अन्ना आंदोलन खाक होगा। जो जनसुराजी पहले दिन से प्रशांत के साथ अनशन पर बैठे हैं वही बैठे हैं, बल्कि उसमें कमी आई है। और अब तो प्रशांत अनशन तोड़ने के लिए सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं। प्रशासन पूछ नहीं रहा, सरकार भाव नहीं दे रही, अनशन पर बैठना है तो बैठे रहो। बीपीएससी को री एग्जाम लेना था, पटना प्रशासन ने पीके को मुगालते में रखकर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा ले ली। प्रशांत का दावा था परीक्षा रद्द करा के रहेंगे। अनशन खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है, ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही। सुना है कि बीती रात डिहाइड्रेशन हो गया। प्रशांत स्वस्थ और सलामत रहे, यह कामना है हमारी, जान है तो जहान है। लंबा लेख है उनका, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि प्रशांत के अगल बगल में कौन लोग बैठे हैं, नेताओं को आसपास बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अनशन का राजनीतिक असर नहीं है। रही सही कसर करोड़ों की वैनिटी वैन ने बिगाड़ दिया। और मुद्दा कुछ और है, चर्चा कुछ और हो रही है। बात हम लोग भी कल कर चुके थे कि मुद्दा कुछ और है और चर्चा वैनिटी वैन की हो रही है। और दूसरी बात जो आप लगातार कहते आ रहे हैं
कि प्रशांत एक और फोबिया से निकल नहीं पा रहे। उन्होंने धन कुबेर की छवि बना रखी है। धन कुबेर राजनीति में सफल नहीं होते। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें आज भी संघर्षशील जनता और नेता से जुड़ी हैं। धन कुबेर को ही नेता बनना होता तो अडानी अंबानी न बन जाते। प्रशांत को रणनीतिकार होने का भी घमंड है। पत्रकारों पत्रकारों से उनका मतलब है अपने पाले हुए नहीं, जी मतलब जो पत्रकार उनसे बात करते हुए झुंझला जाते हैं, जनता को ताना देते हैं, नेताओं को डिक्टेट करते हैं और कहते हैं कि एक बार भाषण देते हुए प्रशांत ने शेखपुरा हाउस में माइक फेंक दिया था। यह नेता वाला गुण नहीं हो सकता। पार्टी के कार्यकर्ता या नेतागण आपका स्टाफ नहीं हो सकता, सहयोगी हो सकता है। बाहर से देखने में जनसुराज चमकदार लगता है, अंदर जाने के बाद पता चलता है कि असलियत क्या है। ये बिल्कुल वही बातें हैं जो हम लोग 3-4 दिनों से प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं कि वे रणनीतिकार हैं, उनको पैसे क्या, उनके पास पैसा है, लेकिन राजनीति एक अलग व्यवसाय है। राजनीति बिल्कुल एक अलग चीज होती है। तो और इस प्रशांत किशोर के भरोसे अगर भाजपा को लग रहा है कि वो नीतीश से पार पा जाएगी, तो ये तो दिखने लगा कि अब प्रशांत किशोर जो एक बड़ा आंदोलन सजाने का सपना लेकर गांधी मैदान में बैठे थे, लगता है उनको बेआबरू होकर वहां से अनशन खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो कहा तो बातें हम लोग भी कह ही रहे थे ना कि प्रशांत किशोर तो आंदोलन मानते नहीं है। अब जो आंदोलन नहीं मानने वाला आदमी है वो 2.5 साल चल के एक लकीर पर और फिर उसको आंदोलन में कहीं सहसा विश्वास होने लगा, तो कहीं ना कहीं उस शख्स का आत्मविश्वास तो डगमगा रहा है ना। तो यही जो डगमगाना है, तो वही तो कहा जा रहा है, यही बातें कही जा रही है कि आप धनबल के सहारे आए, कहते थे कि पैसा है, रणनीति है, चुनाव जीत जाएंगे। अभी 2.5 साल के इतिहास में आइए, बीपीएससी का आंदोलन ही देख लीजिए। हम एक चर्चा में कभी, हमको याद हो रहा है कि किसी एपिसोड में हम लोग किए थे कि जब ये आए पार्टी लेकर के बिहार बदलने के लिए, तमाम गलत चीजें हैं, अब हम एक नया बिहार बना देंगे। ठीक है, बिहार को बनना भी चाहिए, कुछ नकारात्मक जो चीजें हैं वो दूर हो, और आप हैं बिहार के धरती पुत्र हैं, बिहार से जुड़े, अगर आपका अनुभव बिहार की बेहतरी में काम आए तो इससे अच्छा क्या हो सकता। शुरू में कह रहे थे कि युवा को हम आगे बढ़ाएंगे, तमाम चीजें हैं, पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप हमको हर एक घर से एक लड़का दे दीजिए, हम उसको नेता बना देंगे। सब तो परिवारवाद कर रहा है, कोई अपना जो है बेटा को आगे बढ़ा रहा है, कोई किसी को बढ़ा रहा है। वो भाषण में यह कहते थे ना कि आप तो लालू जी को वोट देते हैं, यह कह के नहीं देते हैं कि हमको नौकरी दीजिएगा, हमारे बेटा के लिए अच्छा स्कूल खोलिएगा। आप लोग तो देते हैं कि भाई लालू जी हैं, जात के आदमी हैं, तो फिर लालू जी कर रहे हैं। वो मोदी जी के बारे में भी कहा कि मोदी जी ने आपको वोट दिया तो आपको गुजरात मॉडल दिखाए थे, तो गुजरात मॉडल पर काम कर रहे हैं। आपको तो ये नहीं बोले थे ना कि हम बिहार को भी गुजरात बना देंगे। लेकिन जब वो पार्टी जब उनकी जमीन पर आई और उसके जो अध्यक्ष लेकर के आए और उससे जो बातें आगे बढ़ी, जो युवा, उनका जो युवा विंग है उसके जो अध्यक्ष बनाए गए, और वो अध्यक्ष बनाए किसको बनाए, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी जी रही, अब बेटा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, राजनीति में ऐसा हो रहा। तो आपने जिसको बढ़ाया पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, अभी परमानेंट अध्यक्ष नहीं बनाया है, जो वो भारती जी हैं, वो भारती जी कौन है? भारती जी की भी अपनी समृद्ध विरासत है। आपने बताया कि ऐसा चेहरा लाए हैं, बहुत पढ़ा लिखा है और दलित भी है। ठीक है, वो दलित है, लेकिन उस दलित समाज से निकल के, उस दलित समाज के उस दलित नेता, उस दलित चेहरा का बायोडाटा बताता है कि वो आदमी नेतरहाट स्कूल में पढ़ा है। किसी जमाने में नेतरहाट में पढ़ने के प्रति जागरूकता होगी जिसको, आप समझ सकते हैं कि कौन सा परिवार होगा। हम दलित और फला, उस पर हम जाना नहीं चाहते विवाद में, चर्चा में, उनकी राजनीतिक सियासत है। वहां से इंजीनियर, फिर इंजीनियरिंग किया, आईआईटी किया, क्या क्या किया, फिर प्रशासनिक सेवा में गए, विदेश सेवा में रहे। तो भैया आपने बिहार को क्या योगदान दिया? और आप रिटायर होकर जब करने के लिए आपके पास अब कुछ नहीं है, तो आप उनसे मदद लीजिए ना। आप उनको नेतृत्व क्यों दे रहे हैं? आप नेतृत्व किसी युवा को देते ना जो बदलाव की बातें कर रहे हैं, वैसे युवा जिसमें ललक है, वो सचमुच बिहार बदलने की ललक है, लेकिन वो सक्षम नहीं है जो राजनीति के लिए जो साधन चाहिए। तो आप कह रहे थे साधन है, तो किसको ले आए? उनकी रणनीति देखिए, उम्मीदवार लाए तरारी से, वो क्या थे, सेना में बड़े उच्च पद पर थे,
वो थे नोएडा के वोटर, वो बिहारी जरूर हैं, उनको लाए यहाँ, वो यहाँ बिहार के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, घोषित कर दिए बहुत ताम झाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो नामांकन करने गए तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, तो नामांकन कैसे करेंगे? ताकि रणनीतिकार इतने थे भाई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते थे। यह बातें चली आ रही है। पिछला जो यहाँ जो चुनाव हुआ स्नातक क्षेत्र वाला, वहां जो शख्स जीता है, जो शिक्षक था, उसको के पाठक ने बर्खास्त किया। नीतीश पर ही आरोप है, क्योंकि के पाठक उनके चहेते अधिकारी थे, बाद में उनको आंख भी दिखा रहे थे, जो है उनको बर्खास्त किया। वो आदमी कौन है? वो आदमी जनसुराज का ही समर्थक कार्यकर्ता था, पार्टी में था, उनके साथ अभियान में चल रहा था। आप जब बार बार कह रहे थे कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जो सक्षम सही चेहरा होगा वो आए, हम उसको चुनाव लड़ा देंगे, बढ़ाएंगे, आपके साथ रह के वह शख्स जो कहीं आवाज उठा रहा है शिक्षकों के लिए, वो बर्खास्तगी का दंश झेल रहा है, उसकी रोजी रोटी चली जा रही है। अब किसी को बर्खास्त कर देने से ज्यादा कौन एक्शन सरकार ले सकती है? वो हो गया था। अपने उसको उम्मीदवारी नहीं दी। उम्मीदवारी किसको दी? तो रघुनाथ पांडे के नाती को दी। रघुनाथ पांडे कौन थे भाई? कांग्रेस के जमाने में मंत्री रहे, तमाम चीज है, उत्तर बिहार के पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ है। जाति की भी बात करते तो भी सवर्ण है, भूमिहार है, उनकी सियासत रही है, उनकी बहु राजनीति में रही है, कांग्रेस से ही चुनाव लड़ी है, लड़ते लड़ते नहीं जीती है। कुछ बात है अभी आपके साथ जुड़ी हुई है। जिस शख्स को आपने उम्मीदवार बनाया वो कौन थे? वो रघुनाथ पांडे के दामाद थे, तो वो भी एमएलसी रहे हुए थे, राम कुमार सिंह, उसी स्नातक क्षेत्र से। आपने उनको क्यों टिकट दिया? कहा जा रहा है कि वाईपैग वाले घूमते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं, वो बताए कि भैया इसका वोट वोट तो ठीक है, लेकिन ये चुनाव कहां से लड़ेगा, पैसा नहीं है, इसको लड़ाने में जोखिम हो जाएगा। तो आप धन कुबेर को ले जाके टिकट दे दिया। तो टिकट दे दिया तो उतना बड़ा धन कुबेर, ठीक है, गिरते पड़ते दूसरे स्थान पर रहे। नीतीश जी के उम्मीदवार हार गए, सब कुछ हो गए, ठीक है, एनडीए में क्या हुआ नहीं हुआ वो अलग बातें हैं, हम उसमें क्यों जाए, हम तो आपकी चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी कर ले, प्रशांत किशोर की। वो उम्मीदवार कैसे जीत गया जो आप ही के साथ था, जिसको आपने पैसा नहीं है कह के टिकट नहीं दिया? अब इतना अंतर से जीता कि पूछिए मत, दूर दूर तक कोई नहीं रहा। वो प्रथम वरीयता में ही निकल के पहुंच गया विधान परिषद। वह आदमी फिर नीतीश कुमार इनके साथ, प्रशांत किशोर के साथ आया। वो कह रहा है कि प्रशांत किशोर ईमानदार है, बदलाव की तरफ है। ठीक है, हमको समझने में उन्होंने गलती कर दी, हम जीत गए, अब इन्हीं के साथ रहेंगे। वो ले गए उनको वहां धरना स्थल पर, दिखाया कि राजनीति कैसे होता है। क्योंकि अब तो एक बार धक्का खा लिए, देखे कि हम जिसको नकारा घोषित किया हो तो सफल होके आ गया है, तो हमारी रणनीति कहाँ? तो जरा अब राजनीति सीखो। तो अब वहां से उनका बदलाव हिलना डुलना शुरू हुआ। अब वो ले गए बीपीएससी के स्थान पर, जहां धरना प्रदर्शन हो रहा था। उन्होंने बताया कि देखिए राजनीति ऐसी होती है, शिक्षकों की राजनीति तो हम भी किए थे, देखिए बर्खास्त हो गए, वहां तेजस्वी गए हैं, सब लोग चला जा रहा है, कोचिंग वाला आ रहा है, इस मुद्दा को उठाएंगे तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें हो जाएंगी। अब इन्होंने इसको पकड़ा और करते करते आके बढ़ गए इतना कि अब जेपी आंदोलन देखने लगे, आके बैठ गए अनशन पर। अरे महाराज, आप इतने बड़े रणनीतिकार थे, अब पहले ही तो अदालत में चले जाते ना। आज के तारीख में अंतिम विकल्प क्या कर जा रहा? अब जो करेगी अदालत करेगी, जाइए तो करेगी, तो अदालत तो क्या मैंने स्वयं तो अपना संज्ञान लेने अब आ नहीं रही है, तो अब क्या करिएगा? तो कह रहे हैं कोर्ट खुलेगा तो जाएंगे। ठीक है, जाइए, लेकिन छात्रों को जहां खड़ा कर दिया, छात्र तो अब घर जाएंगे। आंदोलन जो आपने बताया ही तो सही है, कौन लोग आजू बाजू हैं वो तो दिखा जा रहा है। अब उनको सही में बहाना चाहिए। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, प्रशासन तो यह कह रहा है कि भाई आप अवैध जगह पर बैठे हुए हैं, तो आप चलिए वैध जगह पर बैठ जाइए, करते रहिए अनशन। अब चूंकि राज्य के नागरिक हैं तो कैसे छोड़े, तो डॉक्टर वगैरह जा रहा है, जांच पड़ताल हो रहा है। अब मीडिया में देखिएगा एक चर्चा वह भी हो रही है जो सिराज अनवर ने चर्चा में, जैसा आपने कहा कि उससे पैसेज खोज रहे हैं। मीडिया का एक धारा जो कहता है ना कि पालने या न पालने वाला पत्रकार, एक धारा चर्चा हो रही है कि भाई गांधी जी, मैंने सुना उनकी वकालत में तर्क है जो बता रहे हैं कि गांधी जी ने भी जब अनशन किया था तो एक बार मधु और एक गिलास पानी पिया था। गांधी जी ने कहा था कि भैया जीना पहले जरूरी है ना, हम मर ही जाएंगे तो आंदोलन कौन करेगा, तो एक बूंद मधु और एक गिलास पानी पी करके एनर्जी जुटा लिए थे।
तो प्रशांत किशोर भी ऐसा क्यों करेंगे, जान दे देंगे, उनको भी ऐसा करना चाहिए। तो अब जगह पर लाया जा रहा है उनको, अब कुछ नहीं होगा तो बीमार हो ही रहे हैं। ठीक है, दुसाहसिक काम तो है ही ना सर, इस बात को कौन खारिज करेगा, इस बात को तो हास्यास्पद कोई नहीं ना बताएगा। आदमी ठीक है, जो भी हो, सकारात्मक नकारात्मक जो भी बात हो, अनशन तो कर रहा है, यह बात सच है। और गांधी मैदान खुला है, ठंड इतनी है बिहार में, तमाम चीजें हैं, तो स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा ही, और फिर तो खतरा हो ही सकता है। और फिर यह कौन कहेगा कि भैया जान दे दीजिए, तो जान नहीं दीजिए, तो जान है तो जान है, फिर आंदोलन होगा। तो एक विकल्प है ना कि उनके कार्यकर्ता आजू बाजू है ही है, तो बोलेंगे कि भाई आपको बिहार की इतनी जरूरत है और आप कहाँ आके फंसे हुए हैं। ठीक है, छात्र के लिए आपने आंदोलन किया ही, सरकार ने सुना ही नहीं, तो अब आप क्या करिएगा। तो अब चलिए, अब जो हुआ सो हुआ, अब फिर आगे देखते हैं, बिहार को बदलना है, सरकार से हिसाब लिया जाएगा, जो धोखा युवा शक्ति खाया है वो हमारे साथ आएगी। अनशन क्या खत्म हो जाएगा, स्वयं अपने जूस पिला लीजिए, खत्म हो जाइए। तो दर्जनों आंदोलन देश में हुआ है, चलता रहा है। तो इस तरीके की यहाँ स्थिति हो रही है, और इसमें नया कुछ नहीं। तो यही कहे ना कि आप कैसे रणनीतिकार है भैया, अगर कोई इंसाफ जो भी दिलाना चाहता, तो तेजस्वी तो सचमुच नहीं दिलाना चाह रहे थे, वो तो राजनीति कर रहे, उनके लोग तो वहां जुड़े हुए थे, जो राजद से जुड़े हुए लोग थे। तो आप जब गए थे, आप तो सुलझे थे, आप तो अंजाम पर पहुंचाने गए थे। वो लोग तो मजा मजाया नेता है, सत्ता सुख भोग रहा। आप कहते ही हैं कि वो तो सत्ता के लिए सियासत करता, आप तो बिहार बदलने के लिए सियासत कर रहे हैं। तो ऊर्जा कहाँ खपानी है, यह बात समझ में नहीं आ रही है। तो अगर बिहार ने आपको सत्ता हाथ में सौंप दी, तो फिर आप क्या करिएगा, आप ऐसे ही ऐसे काम करते रहिएगा जी, तो बिहार का अहित होता चला जाएगा। यानी हम नहीं कह रहे, एक विश्लेषण का यह पक्ष हो सकता कि भाई आप कैसा कर रहे हैं, शुरू में कोर्ट में जाना था, तमाम चीजें करने थी अंजाम तक, अब सवाल उठा रहे, क्वेश्चन सही पूछ दी, कमजोर पूछ दिया, भारी पूछ दिया। अरे परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या 100 क्वेश्चन सब जापानी से लाके पूछ देगा। अब पूछ दिया कि लीची कहाँ होता है, जो सवाल है, बहुत लोग नहीं जानता होगा। इसी बिहार का एक उदाहरण है सर, क्योंकि चर्चा है तो थोड़ा बहुत गंभीर से थोड़ा हल्का जो है, लालू जी कदाचार के कथित हिमायती माने जाते हैं, उनके जमाने में कदाचार खूब हुआ था। तो लालू जी कहते भी थे कि कदाचार होना कोई बुरी बात नहीं है। तो मजाक में उनको पूछा मीडिया लोग, हमको याद है पूरा, उस समय हम पटना में थे, तो लालू जी ने कहा कि अरे भाई चोरी जो करेगा, चोरी कौन करेगा, अंगूठा छाप चोरी कर लेगा, हम जाके किसी को किताब दे देंगे उतना मोटा ग्रंथ, तो जो कभी उलट पलट के देखा होगा वही ना उसमें से जल्दी से पन्ना खोज के लिख लेगा, टाइम तो सीमित है। तो समझो कि जो पास हुआ चोरी करके, वो एकदम निठल्ला नहीं है, वो पास होने लायक है, वो थोड़ा मेहनत करता तो हो जाता, तो उसको आसानी से पास करवा दिए। तो अब कदाचार की जब यह परिभाषा जिस रूप में है, तो भैया आप कहाँ क्या कर रहे हैं। सवाल भारी या कमजोर क्या होता है जी, सवाल सवाल है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे लालू जी के उस परिभाषा की रोशनी में, जो पढ़ता लिखता होगा वही ना जानता, हो सकता है बहुत को पता होगा कि लीची गोपालगंज का मशहूर हो सकता है। अब पढ़ाई के स्तर पर आज तो है, कुत्ता बिल्ली में फर्क नहीं हो रहा है, बच्चे जू नहीं जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद तो टीवी देख के समझेंगे कि बाघ है कि बिल्ली है। तो जहां यही स्थिति जागरूकता का स्तर है, तो भाई आप क्वेश्चन पर क्या सवाल कर रहे हैं कि कलर प्यून ग्रेड का सवाल पूछ लिया, वो एसडीएम रैंक का नहीं था। अरे ये तो सवाल अलग हो जाता है ना, सवाल तो यह था कि जो परीक्षा से वंचित रह गए उनकी परीक्षा होनी थी, उसका क्या हुआ। अब फिर कहाँ सवाल ले जा रहे हैं और किस अंजाम पर आपका आंदोलन जाएगा। तो इस तरीके से सकारात्मक नकारात्मक बातें हैं। तो कुल मिला के अब तक यही स्थिति है ना। यहाँ जो है प्रशांत किशोर की भी राजनीतिक परिपक्वता सामने आ गई है इस आंदोलन के सहारे, और अब उनको अब किस रूप में फिर भाजपा भी देखेगी नहीं देखेगी, चूंकि राजनीति में वो कहते ही हैं कि भाई जिसको कुछ नहीं है तो कौन पूछेगा, विधायक जी हैं तो पूछेंगे, आप में ताकत है तो पूछेंगे। तो अब आइए अब साबित करिए कि आपको कैसे चिराग बनाए, भाजपा नहीं बनाए, कि आप अकेले बूते सत्ता में आ जाइए। बात को कोई खारिज नहीं कर रहा है कि बिहार को तो विकल्प चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब लोगों को देख रहा है तो एक नया अच्छा विकल्प बने। लेकिन जो विकल्प लेकर के जो सामने खड़े हैं, जो वो विकल्प क्या है और उसका जो शुरुआती प्रदर्शन है, तो
कहते हैं ना सैंपल देखने से तब पूरा समझाएगा कि क्या है भीतर में, तो वो तो सामने हो रहा है ना जी। तो बिहार को विकल्प चाहिए, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, और वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, सबको नीतीश चाहिए, क्योंकि नीतीश सबके हैं, और नीतीश के बिना फिलहाल बिहार में कुछ होता हुआ राजनीति के स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल नीतीश ने ये साफ कर दिया, 2 दिनों में 2 बार उन्होंने ये कह दिया कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 2 बार वे आरजेडी के साथ जाकर देख चुके हैं, वहाँ क्या स्थिति थी, ये सबने देखा है, और वे तीसरी बार उसी गलती को दोहराना नहीं चाहते। बहरहाल नीतीश का क्या होगा, चुनाव उनके नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी या नहीं, और अगर जीतेगी तो नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन फिलहाल बिहार में कड़ाके की ठंड है, लेकिन राजनीतिक तापमान उतना ही गर्म है। तो आगे देखते चलते हैं कि आगे क्या रणनीति बनती है, क्या बातें होती हैं, और खास करके जो मकर संक्रांति का दिन है, उसके बाद बिहार की राजनीति में जो कहा जा रहा है कि कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ करवट लेगी राजनीति, तो किस ओर करवट लेगी, ऊँट किस करवट बैठेगा, नज़र बनाए रखेंगे। राकेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।